लंदन में रहने वाले एक 26 साल के लड़के की मौत हो जाती है जिनका नाम था केनेडी इफे। मौत का कारण केनेडी की खुद की ही फैमिली, क्योंकि जैसे कई कहानियों में कहानी की शुरुआत भूतों से होती है और कहानी का अंत किसी की मौत से होता है, और ये कहानी भी कुछ वैसी ही है, द एक्सोर्सिज्म ऑफ केनेडी इफे। तो इस वीडियो में हम केनेडी की पूरी कहानी जानेंगे, उनके साथ क्या हुआ था, उनका एक्सोर्सिज्म क्यों किया गया था, इसकी सच्चाई क्या है, हम सब कुछ जानेंगे। माय नेम इज आशु एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कहानी है 2016 की। एनफील्ड नॉर्थ लंदन में रहने वाली 7 लोगों की एक फैमिली, जिसमें शामिल थे मिस्टर केनेथ, मिसेज जोसेफिन इफे और उनके 5 बेटे, रॉय, हैरी, कॉलिन, सैमुअल, डैनियल। केनेथ एक बिजनेसमैन थे और उनके बेटे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते थे, और ये पूरी फैमिली $1 मिलियन महंगे एक 7 बेडरूम घर में रहती थी। और एक साइड में ये पूरी इफे फैमिली बहुत ज्यादा धार्मिक थी। उनके पिता चर्च के काफी करीब थे और उन्हें डिमोनिक पोजेशन और स्पिरिट्स, इन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए वो चर्च की कई सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, जिसमें भूत भगाने जैसी चीज़ें भी की जाती थी। केनेडी के पिता केनेडी और उनके भाइयों को ये डीमन पोजेशन स्पिरिट्स वाली कहानियां बताते थे, जिनसे उनकी फैमिली इन बातों को काफ़ी पसंद करती थी। लेकिन इस फैमिली की यही मान्यता केनेडी के लिए एक मुसीबत बनने वाली थी। अब कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। केनेडी इफे अपने पेरेंट्स को कंप्लेन करते हैं कि उनके गले में कुछ दिक्कत है, यानी उनके थ्रोट में कुछ तकलीफ आ रही है। उनके पेरेंट्स को लगता है कि केनेडी ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा, इसलिए उनका गला खराब हो गया है। तो उनके पेरेंट्स केनेडी को डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टर ने अपनी समझ से कुछ दवाइयां दे दी, लेकिन घर आने के बाद भी केनेडी की परेशानियां बनी हुई थी। उनकी फैमिली ने नोटिस करना शुरू किया कि केनेडी अजीब सा ढंग कर रहे हैं, बात बात पर गुस्सा करने लगे थे, शांत रहने लगे थे, और उन्हें ब्रीथिंग प्रॉब्लम और पेट दर्द जैसी प्रॉब्लम्स भी होने लगी थी। कभी वो खुश होते, कभी वो दुखी होते। धीरे धीरे केनेडी ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया था और वो अकेले अपने रूम में सबसे अलग रहते थे। एक दिन केनेडी के भाइयों ने देखा कि केनेडी अपने रूम में एक चेयर पर बैठकर खुद से ही बात कर रहे हैं। वो कुछ अलग सी आवाजों में बातें कर रहे थे। मतलब उनका ये बर्ताव उनके भाइयों को बहुत अजीब लगा, क्योंकि केनेडी पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे। लेकिन उनके पेरेंट्स को लगा कि शायद केनेडी किसी टेंशन में होंगे, इसलिए उनका बर्ताव थोड़ा बदल चुका है। लेकिन कोई बात नहीं, वो जल्द ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन आगे कुछ और ही होने वाला था। 16 अगस्त की रात सभी अपने रूम में सो रहे थे, लेकिन तभी अचानक इफे फैमिली के घर में एक तेज चिल्लाने की आवाज आती है, और वो आवाज केनेडी की ही थी। पूरी फैमिली भागते हुए केनेडी के रूम में जाती है और देखती है कि केनेडी अपने बेड पर अजीब हालत में पड़े हुए हैं। ये नजारा देखकर पूरी इफे फैमिली चौंक चुकी थी। वो भागकर केनेडी के पास आते हैं, उन्हें पकड़कर उन्हें ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन केनेडी बिल्कुल जानवर से बन चुके थे। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, और जैसे ही केनेडी के पिता ने केनेडी का हाथ पकड़ा, केनेडी ने अपने पिता का हाथ काट लिया। वो भी इतनी बुरी तरह से कि उनके हाथ के खाल के साथ उनका मांस भी निकल चुका था। ये हाथापाई काफी देर तक चली। केनेडी के भाई केनेडी को संभालने की कोशिश में थे, लेकिन कुछ देर बाद केनेडी अपने आप ही बेहोश हो गए। केनेडी को बेड पर छोड़कर पूरी फैमिली उनके रूम से बाहर आ गई, और पूरी फैमिली के फेस पर डर का एहसास था। अब ऐसे किसी सिचुएशन में नॉर्मली एक इंसान क्या करेगा? डॉक्टर को बुलाएगा, उस इंसान को हॉस्पिटल लेकर जाएगा, मेंटल हेल्थ चेकअप कराएगा, बॉडी चेकअप कराएगा, तभी तो पता चलेगा कि उस इंसान को हुआ क्या है। वेल, केनेडी के केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। केनेडी के पिता केनेथ का कहना था कि ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और इसके पीछे किसी डीमन का हाथ है। और हॉस्पिटल ले जाने की जगह, डॉक्टर बुलाने की जगह, केनेडी के पेरेंट्स ने प्रीस्ट को बुला लिया। प्रीस्ट को? कैसे केनेडी ठीक होने वाले थे, ये भी जान लेते हैं। केनेथ ने मदद के लिए अपने चर्च को कांटेक्ट किया, जहां से मिसेस जो नाम की एक सिस्टर इफे फैमिली के घर पहुंची। उन्होंने केनेडी के लिए प्रेयर करना शुरू किया, और इसके बाद एंड्रयू नाम के एक प्रीस्ट भी अपने साथियों के साथ इफे फैमिली के घर पहुंचे और अपना काम शुरू किया। उन्होंने केनेडी को अपने रूम में अपने बेड पर लेटा हुआ देखा। केनेडी अपने मोबाइल से कुछ टाइपिंग कर रहे थे। वो थके हुए थे, उनकी आंखों में नींद भरी हुई थी, क्योंकि केनेडी ठीक से सो भी नहीं पा रहे थे। केनेडी के पेरेंट्स का कहना था कि केनेडी इतने अजीब हो चुके थे कि उन्होंने अपने खुद की ही पेनिस को काटने की कोशिश की थी। मतलब एक केस बहुत ही अजीब था। केनेथ ने प्रीस्ट को सब कुछ बताया कि केनेडी कैसी हरकतें कर रहे थे, सब पर चीख रहे थे, सबसे मारपीट कर रहे थे। और प्रीस्ट ने ये सब जानने के बाद यही सोचा कि केनेडी किसी डीमन से पोजेस हो चुके हैं। उन्होंने केनेडी को बेड से बांध दिया ताकि वो हिल ना सके, और प्रीस्ट ने एक्सोर्सिज्म शुरू किया। इसके चलते केनेडी चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। बिल्कुल मूवी जैसा सीन था। लेकिन केनेडी की किसी ने भी नहीं सुनी। चाहे वो रोते या चिल्लाते, उन पर रहम नहीं दिखाया गया।
मतलब कैनेडी के पेरेंट्स को खुद भी सोचना था कि एक बार उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, शायद हॉस्पिटल जाके वो ठीक हो जाए, मेडिकल अटेंशन से वो बेहतर हो जाए, लेकिन कैनेडी के पेरेंट्स यहाँ तक सोच ही नहीं सके। कैनेडी के भाई कॉलिन का कहना था कि मुझे यकीन है कि कैनेडी के अंदर कोई चीज है, वो एक डीमन है, क्योंकि ये सब बिल्कुल नेचुरल नहीं है और वो चीज जो उसमें है वो उसे मारने की कोशिश कर रही है। हमें उसे ठीक करना होगा। अगर हमने इसे ठीक नहीं किया तो ये डीमन उनकी फैमिली और कई सारे लोगों को परेशान करेगा। एक सुबह कॉलिन के रूम से भी चिल्लाने की आवाज आती है। सब भागते हुए कॉलिन के रूम में जाते हैं और देखते हैं कि कॉलिन के रूम में कैनेडी अपने हाथ में चाकू लेकर खड़ा हुआ है और कॉलिन के गर्दन पर वार करने की कोशिश कर रहा है। अब कैनेडी को वापस ठीक करना जरूरी था, मगर कैनेडी को शांत करना मुश्किल था। अगर उन्हें जल्द ही ठीक नहीं किया तो वो शायद पूरे परिवार के लिए खतरा हो सकते थे। एक्सोर्सिज्म के चलते कैनेडी को उनके रूम में बंद रखा जाता था। चर्च के कहे अनुसार कैनेडी को खाना पीना कुछ भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि चर्च ने इफे फैमिली को ये कहा था कि आप सबको कैनेडी से दूर रहना है। अगर कोई भी कैनेडी के पास गया तो उसके लिए बहुत खतरा हो सकता है। चर्च और इफे फैमिली कैनेडी पर नजर रखे हुए थे और वहां पर उस रूम में कैनेडी की हालत और भी ज्यादा खराब हो रही थी। एक दिन 22 अगस्त को फैमिली प्रेयर कर रही थी और कैनेडी के एक भाई का कहना था कि कैनेडी अभी भी उन पर हमला करने को तैयार है। ये सब तो सभी को सुनाई दे रहा था, लेकिन कैनेडी जो खाना मांग रहे थे, पानी मांग रहे थे, ये किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा था। कैनेडी का ये एक्सोर्सिज्म 3 दिन तक चला और 3 दिन बाद इफे फैमिली को लगा कि एक्सोर्सिज्म पूरा हो चुका है, तो वो पूरे 3 दिन बाद कैनेडी के रूम में पहुंची और कैनेडी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। कैनेडी कह रहे थे कि मैं थक चुका हूँ, मुझे पानी चाहिए। इतने दिनों बाद जब कैनेडी के पेरेंट्स ने कैनेडी की ऐसी हालत देखी, तब जाकर उन्हें ये एहसास हुआ कि कैनेडी की हालत सच में बहुत खराब है और उन्होंने सोचा कि शायद अब उन्हें डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। सुबह के करीब 9 बजे जब डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स इफे फैमिली के घर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब नज़ारा देखा। उन्होंने देखा कि कैनेडी के रूम में कैनेडी बेजान पड़े हुए हैं, कई जगहों पर खून फैला हुआ है और पूरा रूम तितर बितर हो चुका है। ये सब देखकर डॉक्टर्स ने पुलिस को फोन किया और कैनेडी की जांच शुरू की। डॉक्टर्स ने देखा कि कैनेडी का शरीर बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव हो चुका है, वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि कैनेडी डॉक्टर्स के आने से पहले ही सभी को अलविदा कह चुके थे। और दूसरी तरफ उनकी फैमिली की प्रेयर अभी भी चालू थी। वो बड़बड़ा रहे थे कि गॉड, हमें खुशी है कि कैनेडी के शरीर से वो डीमन निकल चुका है, अब आप कैनेडी के शरीर में कैनेडी के सोल को वापस डाल दें। मतलब कुछ भी। डॉक्टर्स ने पाया कि कैनेडी के पूरे शरीर पर खरोचों के निशान थे और कैनेडी को बहुत तेज बुखार था, जो था 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो बहुत ही खतरनाक होता है। पुलिस भी उनके घर पहुंची और पूरा माहौल देखकर इफे फैमिली को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जिसके बाद इफे फैमिली पर मैनस्लॉटर और फॉल्स इम्प्रिजमेंट का केस लगाया गया। ऑटोप्सी में कैनेडी की और कई इंजरीज का पता लगा और पुलिस को जांच में इफे फैमिली के घर से कई सारी अजीब चीजें मिली, जैसे कि टोटके की टिप्स और डिमोनिक पोजेशन की किताबें। पुलिस और कोर्ट के सामने इफे फैमिली ने अपने बचाव के लिए ये कहा कि कैनेडी उन्हें यानी इफे फैमिली को हार्म कर रहा था और वो उनके और उनकी फैमिली के लिए एक खतरा हो सकता था। इसलिए उन्होंने कैनेडी को रूम में बांध कर रखा और उन्होंने कोर्ट में ये स्वीकार किया कि पूरी फैमिली ने कैनेडी पर प्रेयर्स की थी, एक्सोर्सिज्म किया था ताकि वो ठीक हो सके। ये केस करीब 3 साल तक चला और 3 साल बाद इफे फैमिली को इस केस से रिलीज कर दिया गया। लेकिन अगर ये फैमिली, ये पेरेंट्स अपने बेटे की परेशानी को समझती, उनकी तकलीफ को ढूंढने की कोशिश करती, तो शायद आज कैनेडी जिंदा होते। उन्होंने पहले भी अपने पेरेंट्स को अपने परेशानियां बताई थी कि उनके गले में कुछ दिक्कत है, उनके पेट में कुछ दिक्कत है, लेकिन उनकी बात को किसी ने भी सीरियसली नहीं लिया। कैनेडी का वो अजीब सा बर्ताव उन्हें सिंपली ये बता रहा था। उन्हें शायद किसी चीज के टेंशन या तनाव था, क्योंकि इस उम्र में टेंशन तो आम बात होती है, जिस वजह से वो ठीक से खा नहीं पा रहे थे, पी नहीं पा रहे थे, सो नहीं पा रहे थे। इन सब चीजों ने ही उनकी हालत को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया और उनके मूड स्विंग्स का सिंपल कारण था डिहाइड्रेशन और भूख। उनकी फैमिली उन्हें खाना भी नहीं दे रही थी, पानी भी नहीं दे रही थी और भूख की वजह से एक इंसान पागल हो सकता है, गुस्सा, इरिटेशन जैसी चीजें दिखा सकता है। और ठीक से ना सोने की वजह से उनके नेचर में चेंजेस हुए, जैसे कि इमोशन को मैनेज ना कर पाना, ध्यान ना लगा पाना, जो एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसमें हेलुसिनेशंस भी होते हैं। इसमें एक इंसान को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कुछ महसूस होता है, अजीब सा लगता है और वो इंसान टोटली पागल सा हो जाता है। ये केस हमें ये भी बताता है कि हर इंसान को फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल हेल्थ को भी समझना चाहिए, क्योंकि फिजिकल कंडीशन में तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन बात जब मेंटल कंडीशन की हो तो लोगों को वो समझ ही नहीं आती। कई लोग सोचते हैं कि वो मेंटल कंडीशन नहीं है, बल्कि वो पागलपन है, और कई लोग इसे डिमोनिक पोजेशन का नाम दे देते हैं, जिससे उस पेशेंट को सही इलाज ही नहीं मिल पाता। इसलिए हमें अपने दिमाग को समझना भी जरूरी है, क्योंकि सारा खेल दिमाग का ही तो है।
बी साइंटिफिक, बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।